बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो चुका है, और वो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे किया गया है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। आज बजट जो है वो पास हो गया है, वो बम क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और क्रैकडाउन जो है उसकी भी तैयारी कर ली गई है। वो क्रैकडाउन क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में जो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम है उसका इस्तेमाल क्या है और वो कैसे शुरू कर दिया गया, इस पर आपसे बात करते हैं। नाजरीन, दुनिया में किसी भी मुल्क की जो पार्लियामेंट होती है, बुनियादी तौर पर उसका काम होता है कवानीन साजी। उस मुल्क के रहने वाले लोगों के मसाइल के मुताबिक वहाँ कवानीन बनाए जाते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके, लोगों के मसाइल हल किए जा सकें। उनके उस मुल्क में रहने वाले लोगों को जिस किस्म के भी मसाइल दरपेश हैं, उस सिलसिले में वहाँ की पार्लियामेंट जो है वो अपना किरदार अदा करती है। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है, इसने क्या किया है? इसने ये किया है कि जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया है, उसके बाद इस पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने बजाय लोगों की फलाह के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों को आसानी पहुंचाने के लिए कोई कानून साजी की जाती, इनकी जो कानून साजी अब तक की गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली तो कानून साजी आपको याद होगा कि वो की गई थी कि नैब तरामीम जो थी वो कानून बनाया गया और नैब के इदारे को अमलन जो है वो गैर मौसर कर दिया गया। पाकिस्तान में जो वो लोग जिनके खिलाफ नैब में केसेस थे, उन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई और नैब का इदारा जो है वो बेख्तियार कर दिया गया। ये पहला कानून जो है वो इस हुकूमत ने आते ही बनाया था। उसके बाद जब ये इन सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया और पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से मामलात सामने आए और पेटिशन फाइल हुई पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने के बाद, चूंकि इलेक्शन अनाउंस नहीं किया जा रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पर काटने के लिए दो कवानीन बनाए गए। एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो थे उनको महदूद करने की इस हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश की। वो चूंकि अभी पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, बहरहाल स्टे हो चुका है, तो उस पर बात करना मुनासिब नहीं है। ये दूसरी कोशिश थी। तीसरी फिर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एक्ट बनाया गया। उसके साथ साथ इसी पार्लियामेंट ने 9 मई के वाकयात में जिन लोगों ने सड़क पर आकर एहतजाज किया, उनके खिलाफ केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने की करारदाद जो है वो इसी पार्लियामेंट ने पास की। अब ये पार्लियामेंट जो है बुनियादी तौर पर इस वक्त नवाज शरीफ के लिए फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का काम कर रही है। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम मैं चूंकि मैंने कभी ना इस्तेमाल की है, ना मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हुई है, लेकिन फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम बनाने वाले जो है उनका ये दावा है कि जी ये दाग धब्बे छाइयाँ और इस किस्म की चीज़ें जो है ख़त्म होती हैं और रंग भी इससे गोरा होता है। तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है वो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का काम कर रही है नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ के करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, किक बैक्स के और वो तमाम तर जराइम जो माली बदनुमानियों से मुतल्लिक नवाज शरीफ पर थे और जिनमें नवाज शरीफ साहब सजा भी हुए थे, वो तमाम जराइम की जो है वो नई किस्म की माफ़ी दी जा रही है। आज एक बिल पास हुआ है जिसमें नाअहली की मुद्दत जो है उसको 5 साल कर दिया गया है। अब ये चूंकि नवाज शरीफ साहब जब सजा हुए थे तो फिर उनको ताहयात नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब बुनियादी तौर पर इस कानून का मकसद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा पहुंचाना है। दुनिया की जितनी भी मुंतखब जमहूरी हुकूमतें हैं या जहां पार्लियामेंट है, वहां लोगों के लिए कानून साजी की जाती है, उस मुल्क में रहने वाले अवाम के लिए कानून साजी की जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि पाकिस्तान में बजाय पाकिस्तान के लोगों के लिए कानून साजी करने के, यहाँ कुछ लोगों के लिए, कुछ अफराद के लिए कानून साजी की जाती है। ये नाअहली की मुद्दत जो है, इसका डायरेक्ट फायदा जो है या डायरेक्ट जो इसके बेनिफिशरी है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब हैं। तो इस पार्लियामेंट ने अब ये कानून बना दिया है कि जी नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। अगर दुनिया में देखा जाए तो पार्लियामेंट जो है बुनियादी तौर पर जो भी कवानीन बनाती है, जहां और बहुत सारी चीजें पार्लियामेंट में जेर बहस होती हैं या कवानीन बनाए जाते हैं,
لیکن جو لوگ کرپشن میں ملوث ہوں، تو ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کرپشن میں ملوث لوگ جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکے تاکہ ملک کا فائدہ ہو اور باقی لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کرپشن کرنے والے کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے کہ جی اگر اس کو سزا کوئی ہوئی بھی ہے ماضی میں تو وہ ختم ہو جائے۔ یہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں اس قسم کی قانون سازی ہوئی ہے۔ اب تک قانون کے طالب علم کے طور پر میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں جتنے قوانین بنائے گئے ہیں کرپشن کے حوالے سے جو میں نے دیکھے ہیں، اس میں وہ لوگ جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کی جاتی ہے۔ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے ان کو ہمیشہ کے لیے نااہل تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کرپشن کرنے والے کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی جانب سے کہ جی نہیں ٹھیک ہے، آپ کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، 5 سال بیرون ملک انجوائے کریں، 5 سال کے بعد آئیں اور دوبارہ الیکشن لڑیں اور اس ملک کا آپ وزیر اعظم بن جائیں یا گورنر بن جائیں یا وزیر اعلیٰ بن جائیں، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ بن سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ قانون جو ہے بنیادی طور پر یہ 2 لوگوں کے لیے پاس کیا گیا ہے، ایک جہانگیر ترین صاحب اور دوسرے نواز شریف صاحب۔ کچھ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا لیکن بہرحال وہ اتنے اہم نہیں ہے کہ ان کا یہاں ذکر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بم گرا دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ پاکستانی تاریخ کا ایک ایسا بجٹ ہے جس میں سب سے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، 9200 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے گئے تھے۔ تو اب ان ٹیکسز میں مزید اضافہ کر کے 215 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب یعنی 94 کھرب اور 15 ارب روپے کے ٹیکسز، 9415 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہے اس ملک میں رہنے والے غریب لوگ جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جس ایوان نے ان ٹیکسز کی منظوری دی ہے، پاکستانی پارلیمنٹ جو ہے وہ 342 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے، اور آج جب یہ بل پاس ہوا، یہ بجٹ پاس ہوا، تو 342 میں سے صرف 62 حکومتی ارکان جو ہیں وہ بینچز پر موجود تھے اور صرف 2 اپوزیشن کے لوگ جو تھے، یعنی کل 64 لوگ موجود تھے پاکستانی پارلیمنٹ میں جب یہ بل پاس کیا گیا۔ اور وہ لوگ جو اس ملک کے بڑے خیر خواہ ہیں اور جو آئندہ وزیر اعظم بننے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں، بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی آج پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، آصف علی زرداری صاحب بھی موجود نہیں تھے، راجہ ریاض جو نام نہاد اور سو کالڈ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے، اور اختر مینگل صاحب بھی موجود نہیں تھے، امیر حیدر ہوتی صاحب بھی موجود نہیں تھے۔ تو 342 کے ایوان میں سے آج صرف 64 لوگ موجود تھے۔ ان 64 لوگوں نے پاکستانی عوام پر 9400 ارب روپے جو ہیں ان کا ٹیکس لگا دیا ہے، اور یہ غریب لوگ جو ہیں یہ بہرحال ان کو برداشت کرنا پڑے گا اور پے کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ اب مزید کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ خبر یہ آئی ہے کہ چونکہ پہلے سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب میں یہ سارا آپریشن کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو توڑا گیا، ان پر مقدمات قائم کیے گئے، تو اب وہاں سے فارغ ہو کر اب جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کی باری آ گئی ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، وہاں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، کچھ لوگوں کی گاڑیاں اٹھائی گئی ہیں، کچھ لوگوں کے پیٹرول پمپ سیل کیے گئے ہیں۔ تو اب وہ ریاستی جبر اور خصوصاً پنجاب پولیس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سے زیادہ اس کا جو کردار ہے وہ ایک انتہائی معذرت کے ساتھ آئی جی صاحب اگر آپ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو کہ پنجاب پولیس جو ہے اس وقت ڈکیٹ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جس گھر میں چھاپا مارا جاتا ہے وہاں نہ صرف توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، توڑ پھوڑ اس سامان کی جاتی ہے جو اٹھایا نہیں جا سکتا، جو سامان اٹھایا جا سکتا ہے اس کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ ایسی ڈکیٹی ہے جو سرکاری اسلحہ، سرکاری گاڑی اور سرکاری یونیفارم کے زور پر کی جا رہی ہے، اور پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو اس وقت ساؤتھ پنجاب سے جن کا تعلق ہے اور وہ ابھی تک بچے ہوئے تھے، ویسے تو وہ بہت سارے لوگ روپوش ہیں، کچھ لوگوں سے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ روپوش ہیں اور اپنی سیاسی سرگرمیاں انہوں نے معطل کی ہوئی ہیں، جو حالات ہیں اور جس طرح پولیس کا ان کے خلاف ایک ان کو تلاش کرنے کا اور کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ صورتحال پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت ساؤتھ پنجاب میں آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کی
अब उन पर दबाव डाला जाएगा, गिरफ्तार करके उनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट करके उन पर मुकदमात बनाकर उनके घरों में तोड़ फोड़ करके उनके जो बिजनेसेस हैं उनको बंद करके उनकी जबरी वाबस्तगी जो है वो तब्दील कराई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी दीगर वो ही एक रिवायती जो स्क्रिप्ट है कि जी 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करते हैं। तो अब इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं। उसकी एक वजह ये भी है, क्योंकि ईद करीब है तो पुलिस के जहन में शायद ये भी है कि अब चूंकि लोग ईद पर घर आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs या MPAs या टिकट होल्डर वो भी अपने घरों को आएंगे, तो उनके लिए बहरहाल बंदोबस्त कर लिया गया है एक खबर के मुताबिक। उसके साथ साथ नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से चूंकि ये बातें हुई थी तो राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कह दिया था कि जी इमरान खान के खिलाफ मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी आर्मी तनसीबात पर अगर हमला होगा तो आर्मी कार्रवाई करेगी। बात ठीक है, चले मान लेते हैं कि जी अगर आर्मी तनसीबात पर हमला होगा तो फिर आर्मी कार्रवाई करेगी। अगर इसका कैनवस वास्ट किया जाए तो अब जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है आज 5 घंटे लाइट नहीं थी, तो लोड शेडिंग पर अगर लोग मुश्तिल होकर वापडा के किसी दफ्तर पर हमला करते हैं तो फिर जो है वापडा वाले कार्रवाई करेंगे। इसी तरह गैस की लोड शेडिंग है तो फिर सुई गैस वाले कार्रवाई करेंगे। किसी और इदारे से लोगों को अगर तकलीफ है और लोग एहतजाज करके वहां हमला करते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर उस इदारे को भी इख्तियार यकीनन होना चाहिए कार्रवाई करने का। तो फिर आपका ये मुल्क में जो अदालती निज़ाम है इसको बंद कर दें, हर इदारे को इख्तियार दे दिया जाए कि आप अपने खिलाफ जो भी कोई गैर कानूनी कदम उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो फिर ये अदालतें जो है ये शो मारने के लिए शायद तो इतनी भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं, जजेस को गाड़ियां दी गई हैं, इनको बिल्डिंग्स बना के दी गई हैं, इनको रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं इनके लिए, तो ये फिर सब बंद कर दिया जाए। तो हर इदारे को ये इख्तियार दे दिया जाए कि आप अपने खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाएं और सजा दें। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फारूक एच नाइक साहब की भी राय आ गई है, लतीफ खोसा साहब की भी राय आ गई है, एतजाज एहसन साहब की भी, और इस मुल्क में दीगर जो बड़े बड़े वकला हैं कानून के जो माहिरीन हैं उनकी भी राय आ गई है कि सिविलियन के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट जो है वो बहरहाल उसमें उसका मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और 1999 का जो लियाकत अली खान केस के बाद तो ये सारे मामलात जो हैं बड़े क्लियर हो गए कि ये गैर आईनी है। अगर ये आईनी होते तो फिर 2015 में जब ये APS का वाकया हुआ था तो फिर उसके बाद तरमीम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई थी उन दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। तो फिर उस तरमीम को 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंड किया गया था। तो अब भी अगर कुछ ऐसा करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में 228 अरकान कम अज़ कम मौजूद हों। लेकिन आज जब इस मुल्क के आइंदा माली साल के लिए बजट पास किया गया है तो सिर्फ 62 और 2 64 अरकान मौजूद थे, जिनमें 62 हुकूमती हैं और 2 अपोजिशन के हैं। तो फिर इस आईनी तरमीम के लिए 228 अरकान जो है वो कहाँ से और कैसे लाए जा सकेंगे? ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसमें मैं ये समझता हूँ कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से कि इंतहाई शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है वो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाकर ऐसी कानून साजी कर रही है जो इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के अवाम के मफादात के खिलाफ है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।